तो आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं पाचन। और जो आपका पिछला क्लास जो है प्रपोषण का विधि तक हम लोग गए थे। और आज इस चैप्टर का जो है लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग पाचन तंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये शुरू करते हैं कि मानव का पाचन तंत्र, इसको मानव आहार नाल के नाम से भी जानते हैं। मानव आहार नाल, मानव आहार नाल। आहार नाल के बारे में ये कहा जाता है कि यह एक कुंडलित रचना है। यह एक कुंडलित रचना है, कुंडलित रचना है, जिसकी लंबाई अगर बात की जाए, जिसकी लंबाई 10 से 12 मीटर होती है। 10 से 12 मीटर होती है। दूसरा बात अगर इसमें करते हैं कि आहार नाल जो है कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, ये शुरू होती है यहाँ से, ये शुरू होती है मुख गुहा से। और मुख गुहा से शुरू होकर के ये फैली हुई होती है यहाँ तक। यहाँ पर होती है मलद्वार, यहाँ जो है ना, यहाँ से नीचे मलद्वार। तो मुख गुहा से लेकर के मलद्वार तक ये फैली हुई रहती है। मुख गुहा से, मुख गुहा से मलद्वार तक आहार नाल जो है कहाँ से कहाँ तक फैली हुई रहती है, तो ये मुख गुहा से मलद्वार तक फैली हुई रहती है। नेक्स्ट अगर बात करें कि आहार नाल में क्या क्या आता है, तो आहार नाल बोले या पाचन तंत्र बोले, इसमें अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है मुख गुहा। आहार नाल का पहला भाग हुआ, इसको हम लोग मुख गुहा कहते हैं। और ये आपका माउथ कैविटी के नाम से भी जाना आता है, इसी को हम लोग माउथ कैविटी कहते हैं। और ये मुख गुहा, मुख गुहा में आपको जो देखने को मिलता है तो दांत, जीभ, इसके अतिरिक्त लाड़ ग्रंथि, यहाँ पर जबड़े भी होते हैं। तो ये सारा चीज मुख गुहा में है। तो मुख गुहा में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि आहार नाल का ये पहला भाग है, जो दोनों जबड़ों के बीच अवस्थित होता है। एक जबड़ा हो गया आपका ऊपर वाला, जो आपका ये वाला जबड़ा होगा, ये ऊपर वाला जो है, यहाँ पर जो है ना एक जबड़ा होगा तो ऊपर वाला, और एक जबड़ा नीचे वाला होगा। तो ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाला जबड़ा के बीच में जो गुहा पाया जाता है, उसको हम लोग मुख गुहा कहेंगे। तो सबसे पहले कि दो जबड़ों से ये घिरा होता है, दो जबड़ों से घिरा होता है मुख गुहा। इसके बाद अगर दूसरा बात करें कि ये मुख गुहा में क्या क्या होता है, तो मुख गुहा में जीभ भी पाया जाता है, और साथ में दांत, और इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो लाड़ ग्रंथि भी इसमें होती है। लाड़ ग्रंथि, तो जीभ, दांत, लाड़ ग्रंथि। जीभ, दांत और लाड़ ग्रंथि ये मनुष्य के आहार नाल का जो मुख गुहा वाला भाग है, उस मुख गुहा में पाया जाता है। साथ में जीभ के बारे में अगर बात करें तो जीभ क्या है, जीभ कैसे काम करता है, जीभ से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या जीभ किस चीज की जानकारी हमें देता है, ये सारा चीज जीभ में आता है। तो जीभ जो है सबसे पहले एक मांसल संरचना है, मांसल संरचना है। जीभ एक मांसल संरचना है, और इस जीभ के ऊपर छोटी 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 अंकुर पाई जाती है। ऊपर जो है छोटी छोटी अंकुर पाई जाती है। इस अंकुर को हम लोग स्वाद कलियां के नाम से जानते हैं। और यही स्वाद कलियां के माध्यम से हमें जो है ना विभिन्न प्रकार के स्वादों का ज्ञान होता है। चाहे कोई भी चीज हमें खट्टा लगता हो या कड़वा लगता हो, खट्टा, कड़वा या मीठा, ये सारा ज्ञान जो होता है हमें किससे प्राप्त होता है, ये हमें जीभ से प्राप्त होता है। हर एक चीज का स्वाद जो है वो जीभ में, जीभ अगर, जीभ में आपका स्वाद कलिया जो है वो अगर आपका किसी कारणवश काम करना बंद कर दे, बाय द वे कभी कभी हम लोग होता है कि गरम गरम चाय पी लेते हैं, तो उस स्थिति में होता है कुछ देर के लिए वहां की स्वाद कलिया जो है काम करना बंद कर देती है। अर्थात वैसे कंडीशन में आप अगर कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो उसका स्वाद आपको नहीं पता चलता है। तो ये आपका जो है जीभ में ही होता है। दूसरा बात यह है कि जीभ जो है पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। इसका पिछला सिरा जुड़ा हुआ रहता है, अगला सिरा स्वतंत्र होता है। और इसके अतिरिक्त इसका काम भी है, ये भोजन को मुख गुहा में घुलाता भी है, साथ में अंदर धकेलने का भी काम यही जीभ ही करता है। कि भोजन को अंदर धकेलने का काम कौन करता है, अंदर धकेलने का काम भी कौन करता है, धकेलने का काम ये जीभ का ही है। बात करें अगर अगला कि दांत क्या क्या काम करता है, तो दांत जो है मानव शरीर का अगर देखा जाए तो सबसे कठोर भाग कहा था, सबसे कठोर दांत बहुत ही कठोर होता है। और इसके अतिरिक्त दांत मुख गुहा में ही उपस्थित होता है। और मुख गुहा में जो अभी दो जबड़ा बताया आपको, एक ऊपरी जबड़ा, एक निचली जबड़ा, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा, ये दोनों जबड़ा में दांत अवस्थित होता है।
और दोनों जबड़ा में दांत जो होती है, ये कुल मिलाकर अगर दांत की संख्या बात करें तो एक जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें दांत की कुल संख्या 32 होती है। और दांत कितने प्रकार का होता है, तो वो 4 प्रकार का। इसके बाद अगर बात करें कि दांत के सबसे बाहरी परत को सामने से दिखता है चमकदार, उसको हम लोग इनामेल के नाम से जानते हैं। इनामेल, इनामेल क्या है, इनामेल जो है दांत का सबसे बाहरी परत जो है वो इनामेल कहलाता है। और ये दांत 4 प्रकार की जो होती है वो 4 प्रकार में, सबसे पहला जिसको हम लोग कर्तनक के नाम से जानते हैं, दूसरा रत्नक, तीसरा चवर्णक, चौथा अग्रचवर्णक, चवर्णक अग्रचवर्णक। 4 प्रकार के दांत हमारे मुंह में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें कि वो जो चवर्णक अग्रचवर्णक रत्नक और कीर्तनक है, इसको हम लोग कहते हैं कैनाइन, इंग्लिश में हम लोग कैनाइन, इसको कहेंगे इंसेजर, इंसीजर, इसको कहेंगे मोलर, और ये वाला हो जाएगा पिडी मोलर। ये 4 प्रकार के होते हैं दांत। इसके बाद आते हैं हम लोग लाड़ ग्रंथि। अच्छा, लाड़ ग्रंथि में आने से पहले दांत का कुछ काम है। दांत क्या करता है, भोजन को कितुड़ता है, चबाता है, काटता है, छीलता है, ये सारा काम जो है हमारा दांत ही करता है। इसके बाद जब भोजन को हम लोग दांत के द्वारा काट छील देते हैं, जीभ के द्वारा लाड़ उसमें मिलाते हैं, तो लाड़ भी तो आना जरूरी है। ये लाड़ जो होता है लाड़ ग्रंथि से स्रावित होती है। लाड़ ग्रंथि से जो लाड़ स्राव होता है, हमारी मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाड़ ग्रंथियां पाई जाती है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारी मुख गुहा में 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथियां पाई जाती है। और उस 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथियों में अगर बात करें तो सबसे पहले आता है क्या, जिसको हम लोग पेरोटिड के नाम से जानते हैं। पेरोटिड यहाँ पर होता है, यहाँ से लाड़ का स्राव होता है, इसको हम लोग पेरोटिड के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है एक हो जाएगा आपका सबमेंडिबुलर, सबमेंडिबुलर। और तीसरा जो हो जाएगा उसको हम लोग कहेंगे सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। तो ये 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथियां पाई जाती है हमारे शरीर में, और यहाँ से लाड़ का स्राव होता है। लाड़ का काम है भोजन को सुपाच्य बनाएगा, लसलसा बनाएगा, जिससे भोजन जो है आसानी से हमारे आमाशय तक पहुंच पाता है। इसके बाद लाड़ से सना हुआ भोजन प्रवेश करता है ग्रसनी में। तो मुखगुहा के बाद जो हमारा दूसरा भाग होता है वो कहलाता है ग्रसनी। और ग्रसनी में अगर बात करें तो ग्रसनी में पाई जाती है, वहां पर जो है ना, ग्रसनी में पाई जाती है 2 छिद्र। यानी मुखगुहा के बाद अब हम लोग का अगला पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रसनी। ग्रसनी ये तो रहा मुखगुहा, मुखगुहा इतना भाग को मुखगुहा बोलेंगे हम लोग। इसके बाद यहाँ वाला भाग जो है इसको हम लोग ग्रसनी के नाम से है। इस ग्रसनी में पाई जाती है 2 छिद्र, एक तो होता है निगल द्वार, और दूसरा जो आपका हो जाएगा उसको हम लोग कहेंगे कंठ द्वार। निगल द्वार और क्या, कंठ द्वार। ये निगल द्वार और कंठ द्वार ये दोनों अलग अलग चीज होता है। निगल द्वार जुड़ा हुआ रहता है ग्रास नली से, निगल द्वार का संबंध रहता है ग्रास नली से, और कंठ द्वार का संबंध रहता है किससे, श्वास नली से। यानी जितना भी श्वसन वाला क्रियाकलाप होगा तो वो कंठ द्वार जो होता है वो ये होता है, और श्वास नली वाला वो कंठ द्वार। निगल द्वार ग्रास नली से। लेकिन एक क्वेश्चन जो पूछता है, ग्रसनी में निगल द्वार और कंठ द्वार पाई जाती है, निगल द्वार और कंठ द्वार के बीच एक पट्टी होती है, एक पट्टी पाई जाती है। इसके बीच जो है ना, इसके बीच के बीच एक पट्टी होती है, उस पट्टी का नाम है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, उस पट्टी का नाम क्या है, एपिग्लोटिस। निगल द्वार और कंठ द्वार के बीच में पाए जाने वाले पट्टी को क्या कहते हैं, उसे हम लोग एपिग्लोटिस के नाम से जानते हैं। और एपिग्लोटिस का काम क्या है, यदि निगल द्वार जब खुलेगा यानी भोजन अब अंदर जाएगा तो वो पट्टी क्या करेगा, कंठ द्वार को खींचेगा कि भाई इधर से जाने दे, तो इधर से आना। अच्छा, जब हम लोग भोजन नहीं खाते उस स्थिति में क्या होता है, तो निगल द्वार क्या होता है, बंद हो जाता है, और उस समय कौन खुल जाता है, कंठ द्वार। ये खुलने और बंद होने वाला काम नियंत्रित करता है, वो काम करता कौन है, वो एपिग्लोटिस का काम। इसके बाद अब वहां से भोजन आगे बढ़ेगा, ग्रसनी से भोजन अब ये रास्ता पकड़ेगा। अब जब आगे बढ़ेगा तो ग्रसनी में भोजन को जो लेगा अंदर, तो उसका नाम है ग्रास नली। देखिए यहाँ पर आपका यकृत था, ये यकृत होगा। अच्छा, अब बताइए यहाँ क्या बोले,
अब ग्रसनी से भोजन जो है चल जाएगा कहाँ पर, ग्रास नली में। ग्रास नली, लार से सना हुआ भोजन ग्रसनी में आया, तो ग्रसनी से कहाँ चले आएगा, ग्रास नली। और ग्रास नली में यूं नहीं चले आता है कि आ रहा है तो ऐसे करके आ ही जाए, नहीं, वो क्या होता है, कर्मा कुंचन होते हैं। ग्रास नली में एक क्रिया होती है, कर्मा कुंचन। ग्रास नली में कर्मा कुंचन करते हुए वो क्या करता है, भोजन आगे की ओर बढ़ता है। और जैसे ही कर्मा कुंचन करते हुए आगे की ओर बढ़ता है, तब वहां पर आगे जो है उसको मुलाकात हो जाता है अमाशय से। और यही हमारा जो है, अमाशय को ही स्टोमेक के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग पेट कहते हैं। और ये जो अमाशय, अमाशय एक थैला नहीं होता, थैला, पाउच, तो ये थैली जैसी संरचना। वो थैली जैसी संरचना क्यों है, क्योंकि ये जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन सबसे पहले कहाँ आया, सबसे पहले मुख हुआ। मुख हुआ में कौन क्या किया, जीभ से हम लोग स्वाद लिए कि कौन सा भोजन खा रहे हैं, फिर दांत से हम लोगों ने उसको चबाया, फिर उसमें लाड़ मिला, फिर जीभ उसको अंदर धकेला, अंदर धकेलने के बाद ग्रसनी में गया, ग्रसनी से ग्रास नली में गया, ग्रास नली में कर्माकुंजन की क्रिया किया, तब चले गया कहाँ पर, अमाशय। अमाशय में जाकर के भोजन जो है वो जमा होता है। और थैला का काम ही है किसी भी चीज को स्टोर रखना, अपने में जमा रखना। तो ये जो अमाशय है, एक चौड़ी थैली जैसी संरचना है। ये क्या है, चौड़ी है, इसके बाद थैली जैसी संरचना है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें ये अमाशय के बारे में और क्या क्या है, तो अमाशय भोजन को अपने में जो है लगभग 3 से 4 घंटा जमा, 3 से 4 घंटा जमा रखता है। और यही अमाशय में, इसमें जो अगर देखा जाए ना, ये अमाशय भोजन को 3 से 4 घंटा जमा रखता है। साथ में अगर बात करें इसी अमाशय में अगर देखा जाए तो कई प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। पर सबसे पहले ये बात करते हैं अमाशय के कितने भाग हैं। अमाशय के 3 भाग, ये तीनों भाग में सबसे पहला भाग जिसको हम लोग कहते हैं कार्डियक, ये कार्डियक जो है अमाशय का पहला भाग। दूसरा भाग जिसको हम लोग फंडिक के नाम से जानते हैं, कार्डियक फंडिक, कार्डियक हो जाएगा, फंडिक हो जाएगा। और एक भाग है जिसका नाम है क्या, पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ये अमाशय का तीसरा भाग है, पाइलोरिक। ये जो तीनों भाग है, तीनों भाग का क्या काम है, तीनों भाग क्या, भोजन को स्टोर रखने का काम करता है। अच्छा, इस अमाशय में ये जो अमाशय का दीवार, क्या अमाशय हुआ, ये हुआ अमाशय, ये वाला भाग जो है थोड़ा सा फिगर जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाया है, पर यहाँ पर आपको अभी समझना है कि ये जो अमाशय हुआ, इसका जो दीवार होता है, इसकी दीवार में 3 प्रकार की कोशिकाएं, 3 प्रकार की कोशिकाएं में सबसे पहला कोशिका आता है श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, अम्लजन या वित्तीय कोशिका, और एक आता है मुख्य या जाइमोजिन कोशिका। ये तीनों प्रकार की कोशिका क्या क्या बोले, इसमें पाई जाती है 3 प्रकार की कोशिका, 3 प्रकार की कोशिका। और ये अमाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाए, तो 3 प्रकार की कोशिका में एक आ जाता है श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, दूसरा आता है अम्लजन या वित्तीय कोशिका, और तीसरा आता है मुख्य या जाइमोजिन कोशिका। और ये जो तीनों प्रकार की कोशिका है क्या है, श्लेष्मा या म्यूकस, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, श्लेष्मा या म्यूकस कोशिकाएं। दूसरा हो जाएगा अम्लजन या वित्तीय कोशिकाएं, और चौथा जो हो जाएगा वित्तीय कोशिकाएं के बाद, और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मुख्य या जाइमोजिन कोशिका, मुख्य या जाइमोजिन कोशिका। तो ये तीनों प्रकार का जो है कोशिका से मिलकर के क्या होता है, इसका दीवार बना होता है। इसका दीवार 3 प्रकार की कोशिका से बना होता है, लेकिन क्वेश्चन में आता है अमाशय की दीवार, अमाशय में कौन सा उत्तक पाया जाता है, अमाशय की दीवार पर जो उत्तक पाया जाता है, अमाशय की दीवार पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, उस उत्तक का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, स्तंभाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम। अमाशय की दीवार में कौन सा उत्तक पाया जाता है, स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक पाया जाता है। और यही स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक के बारे में अगर बात करें, स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक जो है वो दीवार वाला सा, ये वाला सा, इसमें इसमें जो है पाया। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो अमाशय से एक प्रकार का एसिड का भी स्राव, और उस एसिड को हम लोग, जैसे अमाशय से स्रावित होने वाला अम्ल का नाम बताएं, तो अमाशय से स्रावित होने वाला अम्ल को हम लोग अमाशय अम्ल कहते हैं, और अमाशय अम्ल को हम लोग कहते हैं क्या है, HCl। कौन सा, HCl, HCl अम्ल को हम लोग अमाशय अम्ल के नाम से जानते हैं। वैसे यहाँ पर जो है तीनों प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक ग्रंथि का निर्माण, उस ग्रंथि को हम लोग जठर ग्रंथि कहते हैं, और जठर ग्रंथि से जठर रस कचरा होता है,
और उसी जठर रस में HCl अम्ल आते हैं, म्यूकस आते हैं, श्लेष्मा आते हैं, निष्क्रिय पेप्सोनेजन आता है। और ये HCl अम्ल क्या काम करता है, ये HCl अम्ल जो है यहाँ से जो निष्क्रिय पेप्सिनोजिन आता है, निष्क्रिय पेप्सिनोजिन, इसी निष्क्रिय पेप्सिनोजिन को इसको सक्रिय करता है। कौन? HCl अम्ल निष्क्रिय को क्या करेगा, सक्रिय पेप्सिनोजिन में बदलता है। और सक्रिय पेप्सिनोजिन फिर क्या करेगा, सक्रिय पेप्सिनोजिन ये काम करता है प्रोटीन पर, ये काम करेगा प्रोटीन पर, और इस प्रोटीन को पचा करके बना देता है उसको क्या, पेप्टोन। क्या बनाता है, पेप्टोन। तो इनडायरेक्टली रूप से अगर हम ये बात करें कि प्रोटीन से जो पेप्टोन का निर्माण हुआ, तो पेप्सिन काम किया, पेप्सिनोजिन काम किया, सक्रिय पेप्सिनोजिन। लेकिन सक्रिय पेप्सिनोजिन काम किया तो किया, साथ में सबसे पहले HCl अम्ल निष्क्रिय को सक्रिय बनाया, फिर सक्रिय क्या किया, प्रोटीन पर काम किया, तब जाकर के वो पेप्टोन का निर्माण हुआ। इसके बाद अगर देखते हो, केवल अमाशय में प्रोटीन का ही पाचन नहीं, इसमें वसा का भी पाचन, वसा का पाचन यहाँ आंशिक रूप से होता है, वसा का पाचन यहाँ आंशिक रूप से होता है, और इसके साथ साथ यहाँ एक एंजाइम द्वारा वसा का पाचन होता है। तो अमाशय में जो है ना, अगर देखा जाए प्रोटीन का ही केवल पाचन नहीं होता है, यहाँ से ग्लूकोज का भी पाचन होता है, या वसा का पाचन होता है। वसा का पाचन जो होता है वहाँ करता है एक एंजाइम, जिसका नाम है क्या, गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है, तो वसा का पाचन। और वसा का पाचन करने के फलस्वरूप उसको बदलता किसमें, उसको बदलता है वसा अम्ल और गिल्सरोल। वसा अम्ल और गिल्सरोल में कौन बदलता है, तो वसा अम्ल प्लस हो जाएगा आपका गिल्सरोल, गिल्सरोल में बदलता है किसको, वसा को वसा अम्ल और गिल्सरोल में बदलने वाला एंजाइम का नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। और यह गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद आता क्या है कि अब भोजन जो है इस अमाशय के बाद अब आ जाएगी कहाँ, छोटी आंत। छोटी आंत, अब इस छोटी आंत में जो भोजन आएगी, छोटी आंत में, छोटी आंत के बारे में क्या क्या याद रखना है आपको, तो सबसे पहले छोटी आंत, छोटी आंत को हम लोग ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं, एनसीईआरटी वाला इसको क्षुद्र आंत के नाम से, क्षुद्र आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो छोटी आंत है, छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग, आहार नाल का सबसे लंबा भाग, ये आपका हो गया छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। उसके बाद छोटी आंत की जो है, इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में आपका एक आ जाता है गड़हनी, दूसरा आता है जेजुनम, तीसरा आ जाएगा इलियम। गड़हनी, जेजुनम और इलियम। और इसी में ये जो इलियम है, इलियम छोटी आंत का वो भाग है जहां पर भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। लेकिन क्वेश्चन अगर आए कि भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, तो भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख द्वार। जैसे ही भोजन मुंह में डाले तो यहाँ पर पचना की क्रिया जो है वो शुरू हो गया, और जब पचने का क्रिया शुरू हुआ तो पूरी तरह से जाके पचेगा कहाँ, पूरी तरह से जाके पचता कहाँ पर है, छोटी आंत के इलियम में। अब जब छोटी आंत के इलियम में जाके पचता है तो जानते हो ये भोजन अमाशय में ही, जब वहां लाइपेज एंजाइम मिला था वसा में, वहां पर एक लेई तैयार हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं क्या है, तो इसको हम लोग काइम के नाम से, और वही लेई फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है छोटी आंत से होकर के कहाँ चले आता है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में जाने से पहले यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है, पीतरस भी मिलता है। उसके बाद आपको हम अभी बता देते हैं बड़ी आंत के बारे में। तो सबसे पहले छोटी आंत को ही क्लियर कर लेते हैं कि छोटी आंत के इलियम में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। अब जो है सबका पाचन तो नहीं ना हो पाता है, कुछ का पाचन होता है, और कुछ जब नहीं होता है, अपचा जो रह जाता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उसको भेज देते हैं बड़ी आंत के पास। और बड़ी आंत में जो जाता है, तो बड़ी आंत में है क्या, वहां पर उसके 2 भाग है, कोलन और रेक्टम। उसके 2 भाग, एक भाग है क्या कोलन, और दूसरा भाग है रेक्टम। तो कोलन और रेक्टम जो है ना, ये बड़ी आंत के भाग, कोलन और रेक्टम किसके भाग है, बड़ी आंत, बड़ी आंत के भाग। और यहाँ से कोलन से ही फिर लास्ट में मलद्वार के द्वारा जो अपचा भोजन पचा भोजन वो निकल जाता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पर हम लोग का छूट रहा है, वो 2 ग्रंथ, 2 ग्रंथ। सबसे पहले यकृत के बारे में बात करें। यकृत जो है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि,
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाता है? यकृत कहलाता है। इसको हम लोग लिवर के नाम से जानते हैं। और ये यकृत जो है, इसका लगभग अगर भार देखा जाए तो 1.5 केजी होता है। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो ये 1.5 केजी के अलावा यहाँ से एक रस का स्राव होता है, जिसका नाम है क्या? इसको हम लोग पीत रस के नाम से जानते हैं। पीत रस, पीत रस का स्राव कौन सा ग्रंथि करता है? तो यकृत करता है। इसके बाद यही पीत रस जमा रहता है कहाँ पर? पित्ताशय में जाकर। और फिर क्वेश्चन आता है यहाँ से कि पीत का रंग कैसा होता है? पीत हरा रंग का होता है। इसके अतिरिक्त पीत हरा रंग का होता है और ये पित्ताशय में जमा रहता है। स्राव कहाँ से हुआ था? यकृत से। जमा कहाँ रहता है? पित्ताशय में। 1.5 केजी। यकृत है क्या? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। इसके बाद बात करते हैं एक और ग्रंथि का, जिसका नाम है क्या? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि। इसी को हम लोग पेनक्रियाज के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? पेनक्रियाज के नाम से। इसी को हम लोग कहते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास। इस ग्रंथि से विभिन्न प्रकार के जो है एंजाइम्स का स्राव होता है। ट्रिप्सिन का, एमाइलेज का, लाइपेज का, इस सब का स्राव जो होता है ना, वो अग्नाशय से होता है। एक अग्नाशय से एक और हार्मोन का स्राव होता है। उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होती है? अग्नाशय ग्रंथि। ये हार्मोन का काम क्या है? इस हार्मोन का काम है हमारे शरीर में जो ब्लड है, उस ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन रखने का काम करता है। ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन रखने का काम कौन करता है? तो यही हमारा जो है वो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन इंसुलिन हार्मोन। तो आई होप कि आप लोगों को छोटी सी वीडियो के माध्यम से ये चीज आपका पाचन तंत्र का जो है पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम आपको बता देते हैं कि फिर से मुख-गुहा में भोजन जाता है, यहाँ जीभ क्या करेगा? उसका स्वाद को लेगा, दांत उसको कुतरेगा, चबाएगा, फिर वहां से अंदर जाएगा ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रासनली में कर्माभंजन करते हुए फिर वो अमाशय में जाएगा। अमाशय से होकर के यहाँ पर कुछ एंजाइम मिलेगा जो कि पचाएगा उसको। वहां से होकर के वो छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से कहाँ? बड़ी आंत। इस प्रकार जो है भोजन का पाचन होता है। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें, ये मुगुआ हुआ, ग्रसनी हुआ, ग्रासनली हुआ, ये वाला भाग अमाशय हो गया, ये छोटी आंत हो गया, ये वाला छोटी आंत, ये आपका बड़ी आंत है, यहाँ से मलद्वार है, ये यकृत हो गया। इसको हम लोग जो है ये अग्नाशय। बाकी आप लोग का जो है अगला जो लेक्चर आने वाला है वो है हमारा श्वसन का। तो जैव प्रक्रम में ही अभी हम लोग लेसन 1 में थे। अब हम लोग अगला दिन से जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो श्वसन का स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना तैयारी में लगे रहिए और तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जो है सेल्फ स्टडी के साथ साथ कुछ जो है ऐसे कंटेंट को देखिए जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, जो बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपको अच्छा स्कोर करने में सहयोग करे। धन्यवाद।